हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, आइसोमरिज्म इन मोनोसैकेराइड्स। देखो, इस टॉपिक की खास बात यह है कि ये आपके बायोलॉजी में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है, और बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत अच्छे से आपको ये समझा दूँ, जिससे आपके लिए बहुत ही आसान टॉपिक हो जाए। देखिए, आइसोमरिज्म मोनोसैकेराइड्स में शुरू करने से पहले मैं कुछ सिंपल से कंसेप्ट है जो मैं आपको यहाँ पे पहले सिखाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं। इस प्रिंसिपल को कहा जाता है कायरलिटी। ऐसे कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन। सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग एटम्स से फुलफिल्ड हो रही हो तो उस तरह के कार्बन को हम कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन। अपने को पता है 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, और चारों वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप अगर अटैच्ड है इससे तो वो कहलाएगा कायरल कार्बन। ये एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो, मैं यहाँ पे सब कार्बन को कंपेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, यानी इसकी दोनों वैलेंसी ऑक्सीजन से फुलफिल्ड है, तो ये कायरल कार्बन नहीं हो सकता। इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन पे एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप है, एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप है, तो चौथी तरफ CH2OH है, यानी कि ये बिल्कुल एक कायरल कार्बन का एग्जाम्पल है। तीसरे कार्बन की बात करता हूँ मैं इस पे। तो इस पे देखो 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, यानी 2 वैलेंसी पे इसका हाइड्रोजन है, यानी ये असिमेट्रिक कार्बन नहीं है। यानी इस पूरे स्ट्रक्चर में केवल एक असिमेट्रिक कार्बन है, और वो है ये वाला। इसी को हम कहते हैं कायरल कार्बन। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो है ग्लिसरल्डिहाइड का, आप समझ ही गए होंगे। देखो, ये वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पिछला जो वीडियो था जिसमें हमने मोनोसैकेराइड्स की बात की थी उसको आप ज़रूर देखें, बिकॉज उसको देखे बिना यहाँ पे कौन कौन से हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं वो समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उस वीडियो में जो मैंने तुमसे क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स आपको इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगे। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड है, और एक ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल में एक असिमेट्रिक कार्बन या एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये देखो आपके सामने ये स्ट्रक्चर देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। 6 कार्बन है यहाँ पर, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। मैं यहाँ पे भी आपको ग्लूकोज सबसे इम्पोर्टेंट मोनोसैकेराइड है अपने लिए। ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन से उसकी बात करते हैं। मैं सबसे पहले कार्बन की बात करता हूँ। तो क्या ये कायरल है? नहीं, बिल्कुल कायरल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड हुए। इनफैक्ट जहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया वहाँ कायरलिटी की बात ही नहीं करेंगे। सेकंड कार्बन देखते हैं हम लोग। सेकंड कार्बन में CHO, OH, H और ये पूरा ग्रुप, एंटायर ग्रुप अलग है, तो यानी कि जो सेकंड कार्बन है वो अपना असिमेट्रिक कार्बन है। तीसरे कार्बन को देखो, HO, H, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, यानी ये भी असिमेट्रिक कार्बन है। ये भी असिमेट्रिक कार्बन है सर, ये भी असिमेट्रिक कार्बन है, क्योंकि चारों वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर अटैच्ड है। सबसे लास्ट कार्बन की बात करूँ तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो नहीं, ये कायरल कार्बन नहीं हो सकता। यानी कि इन टोटल ग्लूकोज के पास में 1, 2, 3 और 4 कायरल या असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर ऑफ कायरल कार्बन जो है किसी भी मोनोसैकेराइड में उसका पता कर सकते हैं। आसान है, बहुत आसान है समझना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये एग्जांपल आपको अच्छे से देखना है, बिकॉज ये एग्जांपल मैंने जानबूझ के लिया है यहाँ पर, और इन पे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले इस कार्बन की बात करूँ तो 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये असिमेट्रिक नहीं हो सकता। फिर इसकी बात करें सर, डबल बॉन्ड O असिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। इसकी बात करें सर, अगेन 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी असिमेट्रिक नहीं हो सकता। यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर एक भी असिमेट्रिक कार्बन नहीं है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लो कि डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये एक ट्राइओज शुगर है, ट्राइओज मोनोसैकेराइड है। इसके अंदर एक भी कायरल कार्बन नहीं होता, इसलिए ये किसी भी तरह का जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। एक और छोटा सा कंसेप्ट कायरल कार्बन के बाद हम एक बार स्टडी करेंगे, वो है फिशर प्रोजेक्शन। देखो, फिशर नाम के एक साइंटिस्ट ने
किसी भी मोनोसेक्राइड को 2 डायमेंशनली कैसे लिखना है उसके कुछ रूल्स दिए थे, वो मैं आपको यहाँ पर हल्का सा सिखाऊंगा। देखो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं ये चीज़ें केवल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझने में थोड़ी आसानी हो, नहीं तो आगे बढ़ना फिजूल होगा हमारे लिए। देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है फिशर प्रोजेक्शन का। सबसे पहला कंसेप्ट है कि जब भी आपको किसी भी मोनोसेक्राइड का फिशर प्रोजेक्शन बनाना हो तो सबसे पहले तो आप जितने भी कार्बन है उन कार्बन को वर्टिकली अरेंज करें। अब जैसे ये प्रोजेक्शन है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर हमने सभी कार्बन को एक वर्टिकल लाइन में अरेंज किया है। तो सबसे पहले कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल लाइन में होने चाहिए। उसके बाद में जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा उसको आप टॉप पे रखोगे और उसको कहोगे कार्बन नंबर फर्स्ट। अब ये कार्बन नंबर फर्स्ट तो जब आप IUPAC नेमिंग करते हो तभी आप सीख गए होंगे कि जिस पे फंक्शनल ग्रुप होता है उसी को आप फर्स्ट कार्बन कहते हो। तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को आपको टॉप पे रखना है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। तो ये रह गया सबसे टॉप पे, और फिर इस तरह से हम नीचे बढ़ते गए और यहीं से कार्बन की नेमिंग होगी। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन ये वाला होगा। तो दिस इज़ हाउ यू ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन। ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज आगे हम जितना भी अभी आइसोमरिज्म डिस्कस करेंगे आपसे वो सब फिशर प्रोजेक्शन के बेस पर ही करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल्डिहाइड आपको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 3 कार्बन मोनोसेक्राइड है ये। इसमें भी देख लो सभी कार्बन को हमने वर्टिकली अरेंज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप यानी एल्डिहाइड को रखा हमने टॉप पर, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है फिशर प्रोजेक्शन का। चलिए फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखो अगर आपको कायरल कार्बन और फिशर प्रोजेक्शन के बारे में और डिटेल में स्टडी करनी है तो आपको वो केमिस्ट्री में सिखाया जाएगा, बट मैंने उतना ही एक्सप्लेन किया है जितने में हमारा ये टॉपिक आसानी से आपको समझ में आ जाए। शुरुआत करता हूँ मैं स्टीरियो आइसोमरिज्म, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मोनोसेक्राइड्स में, और एक ऐसा टॉपिक जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ में थोड़ा मुश्किल से आता है। तो स्पेशल आइसोमरिज्म या स्टीरियो आइसोमरिज्म इसे कहते हैं। देखो ये जो वर्ड है, ये वर्ड लिया गया है स्पेस। तो ये सिंपल सा मीनिंग है। पहले तो मैं आपको बता दूं आइसोमर्स क्या होता है। तो हम सबको पता है आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है। तो स्पेशल आइसोमर्स आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट इन स्पेस। कोई भी मॉलिक्यूल जब होता है तो उसका एक अरेंजमेंट होता है उनके एटम्स का। जैसे भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है आपके सामने, तो इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देखो ये जो ब्लैक बॉल्स है ये कार्बन है, ठीक है, और ये कार्बन है सारे। ये जो ग्रे बॉल्स हैं ये सारे के सारे हाइड्रोजन और रेड बॉल्स ऑक्सीजन। तो आप देखो किस तरह से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ग्लूकोज में एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इसी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है, अगर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला सेम हो लेकिन इनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अलग अलग हो, तो इस तरह के आइसोमरिज्म को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला but they differ in their configuration. The 3 dimensional arrangement in this space are called as stereoisomers. फर्क क्या है? केवल उनके एटम्स के अरेंजमेंट में, बाकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। अब जैसे अगेन ये फिशर प्रोजेक्शन है 2 मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पर ग्लूकोज, गैलेक्टोज। अब आप सबको पता है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों हेक्सोज शुगर है, और हेक्सोज शुगर है तो इन दोनों का ही फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। यानी केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है इनके एटम्स के अरेंजमेंट का। ध्यान से देखना डिफरेंस कहाँ पे, बहुत हल्का सा डिफरेंस आपको दिखेगा। देखो ये पहला कार्बन, दूसरे कार्बन पे कोई डिफरेंस नहीं, तीसरे कार्बन में कोई डिफरेंस नहीं, चौथे कार्बन पे अगर आप देखोगे तो ग्लूकोज में चौथे कार्बन में OH ग्रुप राइट साइड में है, जबकि गैलेक्टोज के चौथे कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड में। 5वां कार्बन सेम है, 6th कार्बन सेम है, यानी कुल मिलाकर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में केवल और केवल डिफरेंस है इनके 4th कार्बन पे H और OH के अरेंजमेंट का। इसलिए ये दोनों मोनोसेक्राइड्स कैसे हो गए? अलग हो गए।
एक ग्लूकोज हो गया और एक गैलेक्टोज हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। अब ये कौन से टाइप के आइसोमर्स हैं वो हम लोग धीरे धीरे और डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे। चलिए स्टीरियो आइसोमर्स के टाइप्स देख लेते हैं हम लोग। बेसिकली मैं वापस बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर केवल उतना ही डिस्कस कर रहा हूँ जितना हमारे बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे, बट अगर ये वीडियो अगर आप अच्छे से देख लोगे तो जितने कंसेप्ट्स हैं आपके, वो कंसेप्ट्स तो एक बारी को आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, नाम मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ, पहले आप यहाँ पर डिफरेंस देखें। देखो ये पहला टाइप है। इस पहले टाइप में अगर आप देखो तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बताया, डिफरेंस केवल और केवल 4th कार्बन पे, अरेंजमेंट का डिफरेंस केवल 4th कार्बन पे यहाँ पर, बाकी सब जगह सारे कार्बन पे सब एटम्स का अरेंजमेंट सेम है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके दोनों का फिशर प्रोजेक्शन देख लो, 4th कार्बन को छोड़कर कहीं पे भी डिफरेंस नहीं है अरेंजमेंट का। यानी ये जो दो कंपाउंड्स है उनमें केवल एक कार्बन पर अरेंजमेंट डिफर कर रहा है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होगी? मिरर इमेज ये कब कहलाएगी? मिरर इमेज ये ऐसे वक्त कहलाती है। आप इन दो कंपाउंड्स को देखो, इन दो कंपाउंड्स में देखो एल्डिहाइड ग्रुप तो सेम ही रहेगा, ठीक है, लास्ट वाला ग्रुप सेम ही रहेगा। हम लोग केवल और केवल असिमेट्रिक कार्बन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखो आप चारों कार्बन देख लो, इन चारों कार्बन पे ये जितने भी कायरल कार्बन है उन पे H और OH बिल्कुल रिवर्स है। पहले कार्बन में देखो यहाँ पे OH राइट साइड, यहाँ पे OH लेफ्ट साइड। दूसरे कार्बन में यहाँ पे OH लेफ्ट साइड, यहाँ पे राइट साइड। तीसरे और चौथे कार्बन में यहाँ पर OH लेफ्ट साइड और यहाँ पर राइट साइड। तो दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर स्टीरियो आइसोमर्स का जो बेसिक क्लासिफिकेशन है उसमें यही आता है कि अगर वो दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे की मिरर इमेज है तो उन्हें आप कहते हो इनेंशियोमर्स, और अगर मिरर इमेजेस नहीं है तो आप उनको कहते हो डायास्टीरियोमर्स। अगर ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं तो दीज आर कॉल्ड एज इनेंशियोमर्स, और अगर ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है तो इनको ये कहलाते हैं डायास्टीरियोमर्स। आपको एक बारी को मिरर इमेजेस बता दूँ, ये देखो आप, ये इन दोनों हाथों को देखो आप, ये दोनों हाथ एक दूसरे के मिरर इमेजेस है बिल्कुल, है ना। आप अपने आप को जब मिरर में खड़ा होकर देखते हो, आपका लेफ्ट साइड मिरर में राइट साइड होता है और राइट साइड मिरर में लेफ्ट साइड होता है। तो ये दोनों हाथ एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, बट ये दोनों मिरर इमेजेस एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। देखो जब मैं इन दोनों मिरर इमेजेस को एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर रहा हूँ तो ये सुपर इम्पोजिशन नहीं हो रहा, इन्हीं को कहते हैं हम इनेंशियोमर्स। व्हेन दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, तो इस तरह के आइसोमर्स कहलाते हैं इनेंशियोमर्स। और सभी इनेंशियोमर्स की या सभी जो मोनोसेक्राइड्स है उनमें जब आप आइसोमरिज्म्स की बात करोगे तब हम ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेफरेंस मॉलिक्यूल लेते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेफरेंस मॉलिक्यूल इसलिए लेते हैं बिकॉज इट इज़ द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड, और बाकी सारे मोनोसेक्राइड्स इन्हीं ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर एक और कार्बन जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे फर्दर मोनोसेक्राइड्स बनते जाएंगे। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक और कार्बन जोड़ दिया तो वो बन जाएगा टेट्रोज, फिर एक और जोड़ा तो पेंटोज, फिर एक और जोड़ा तो हेक्सोज। इसलिए ग्लिसरॉल्डिहाइड को एक रेफरेंस मॉलिक्यूल की तरह हम देखते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं इनेंशियोमर्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड की। देखो इनेंशियोमर्स तो आपको समझ में आ गया होगा, बट इनेंशियोमर्स की नेमिंग कैसे करनी है वो मैं आपको यहाँ पर एक बार सिखा देता हूँ। देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड हम सबको पता है कि ये एक एल्डोट्राइओज है। अब एल्डोट्राइओज क्या होता है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जस्ट इससे पिछला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने एल्डोट्राइओज, कीटोट्राइओज इन सब के बारे में अच्छा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप वहाँ पे उसकी स्टडी कर सकते हो। तो इनेंशियोमर्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड कौन से होते हैं और उनके नेमिंग, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नाम करना उसका, वो हमें यहाँ पर सीखना है। देखो ये तो आप समझ गए होंगे अब कि आप स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे। ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर कितने कायरल कार्बन है? केवल और केवल एक कायरल कार्बन है यहाँ पर, ये वाला। यानी कि यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड में केवल एक कायरल कार्बन है, तो आप केवल वहीं पर जो है डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए ग्लिसरॉल्डिहाइड इज द रेफरेंस मॉलिक्यूल फॉर
फॉर स्टडिंग ऑल अदर मोनोसैकेराइड्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी नेमिंग। तो नेमिंग सीखो। जब भी आपसे, इसको ध्यान से सुनना, जब भी आपसे इनैंशियोमर्स की नेमिंग पूछा जाए तो आपको बस इतना करना है कि आपको ज़ोर से हंसना है। क्या करना है? ज़ोर से हंसना है। ज़ोर से हंसना है मतलब LOL, लाफिंग आउट लाउड। अब अगर आप LOL करोगे अगर, तो आप इनकी नेमिंग आसानी से कर सकते हो। कैसे? देखो, LOL का मतलब क्या हो गया? पहले L का मतलब हो गया लेफ्ट साइड, दूसरे O का मतलब हो गया OH ग्रुप, तीसरे L का मतलब हो गया L फॉर्म। यानी सिंपल सी बात है कि अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो ये L फॉर्म कहलाता है। आते हैं फिगर पे, ये देखो मैं इसकी बात करता हूँ। यहाँ पर OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में? लेफ्ट साइड में। तो इसको आप कहोगे L ग्लिसरल्डिहाइड। क्या कहोगे? L ग्लिसरल्डिहाइड। इसके ऑपोजिट अगर OH राइट साइड में होगा तो इसको आप कहोगे D फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड या फिर D ग्लिसरल्डिहाइड। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको केवल LOL करना है या लाफ आउट लाउड करना है। OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा तो वो कहलाएगा L फॉर्म ऑफ इनैंशियोमर। बट ग्लिसरल्डिहाइड में तो केवल एक ही कायरल कार्बन है। अब अगर आप नेक्स्ट टेट्रोज पेंटोज की बात करोगे तो उस पर तो बहुत सारे कायरल कार्बन है। तो कौन से कायरल कार्बन पे आपको OH देखना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ग्लिसरल्डिहाइड में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको ये प्रॉब्लम आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे लास्ट कायरल कार्बन है उसको देखना है। सबसे लास्ट कायरल कार्बन मतलब कि जो सबसे नीचे होगा फिशर प्रोजेक्शन में, आपको उसको देखना है और उसको देखकर आपको ज़ोर ज़ोर से हंसना है। बस आप उसका नेमिंग कर दोगे। चलते हैं हम लोग। देखो, ये L ग्लिसरल्डिहाइड, ये D ग्लिसरल्डिहाइड, जैसे मैंने आपको बताया। अब मैं एल्डो टेट्रोज पे चलता हूँ, यानी 4 कार्बन के एल्डोज शुगर। ये हो गए आपके सामने स्ट्रक्चर। जब भी आपको इस तरह का एक साइन दिखता है फिगर में तो इसका मतलब होता है कि दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये मिरर की तरह यहाँ पे शो किया हुआ है। अब करना क्या है? बस एक ही काम करना है, LOL, यानी कि आपको देखना है OH कहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर कायरल कार्बन कितने हैं? 2, 1, 2। तो सर कौन से कायरल कार्बन पे OH देखना है? वो वाला कायरल कार्बन जो सबसे लास्ट हो, अब या फिर सबसे नीचे हो। अब यहाँ पे सबसे नीचे कायरल कार्बन कौन सा है? ये वाला। तो बस इस कायरल कार्बन पे मैं OH देखूंगा। देखो OH यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे OH कहाँ पर है? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में अगर OH हो तो ये हो जाएगा L, और ये शुगर कौन से? एरिथ्रोज। तो ये हो गई L एरिथ्रोज और इसका ऑपोजिट हो गया D एरिथ्रोज। और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाओ, वापस LOL करें, LOL, यानी लास्ट कायरल कार्बन पे OH कहाँ प्रेजेंट है? तो ये हो गया लास्ट कायरल कार्बन। यहाँ पे OH लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा L3Os और ये हो जाएगा D3Os। गेटिंग माई पॉइंट? अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, आपको उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर देना है। देखो, ये एरिथ्रोज, D एरिथ्रोज, L एरिथ्रोज, ठीक है, टेट्रोज है। टेट्रोज है तो यानी कि C4H8 और O4। क्लियर? यहाँ पे देखो 3Os है और L3Os। इसका भी फॉर्मूला क्या है? C4H8O4। D एरिथ्रोज और L एरिथ्रोज आपस में है इनैंशियोमर्स, लेकिन D एरिथ्रोज और L एरिथ्रोज को अगर आप देखोगे तो ये भी आपस में क्या है? आइसोमर्स। बट ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो आपको मुझे बताना है कि थ्रियोज और एरिथ्रोज आपस में कौन से टाइप के आइसोमर्स हैं। तो कमेंट सेक्शन में आकर आप ये क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एल्डो पेंटोज की बात करते हैं, यानी 5 कार्बन वाली एल्डिहाइड शुगर। ये आपके सामने स्ट्रक्चर आ गया। अब कितने असिमेट्रिक कार्बन है? 1, 2, 3 असिमेट्रिक कार्बन है यहाँ पे। कौन से कार्बन को देखूं? सर सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन देखो। सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन यानी कि ये वाला कायरल कार्बन, किसको देखना है? OH को देखना है। OH किस तरफ है? यहाँ पर लेफ्ट साइड में, यानी LOL। लेफ्ट साइड में OH है तो L राइबोज, और राइट साइड में है तो D राइबोज।
हमें सबको पता है कि ये राइबोस का स्ट्रक्चर है। हम एल्डो पेंटोस की बात कर रहे हैं, एल्डो पेंटोस में सबसे कॉमन जो है वो है राइबोस। चलिए आगे बढ़े, एल्डो एक्सोस देख लेते हैं। अब तो मुझे लगता है आप खुद भी आंसर दे दोगे, इसका ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एल्डो एक्सोस ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है आपके सामने, यानी C6H12O6। कितने कायरल कार्बन है ग्लूकोज में? ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं सर, ग्लूकोज में 1, 2, 3 और 4 कायरल कार्बन होते हैं। तो जो सबसे नीचे वाला या सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन है उस पर OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? अगर लेफ्ट साइड में है तो वो LOL, L ग्लूकोज, D ग्लूकोज। अब हमने अब तक जितने भी एग्जांपल्स देखे वो सारे एल्डो शुगर्स के एग्जांपल थे, एल्डिहाइड शुगर्स के एग्जांपल थे। तो क्या इसका मतलब कीटोज के अंदर ऐसा नहीं होता? बिल्कुल होता है, कैसे नहीं होता? आप देखो कीटो एक्सोज का भी एग्जांपल लेते हैं, फ्रक्टोज का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अभी कीटो एक्सोज, एल्डो एक्सोज ये सब क्या होते हैं? आप पिछला वीडियो देख लें, नीचे आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कीटो एक्सोज है। अब इस कीटो एक्सोज में बस फ़र्क क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कि ये यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। अब यानी कि कायरल कार्बन कम हो गए, यहाँ पर केवल 1, 2, 3 कायरल कार्बन है, 1, 2 और 3, क्योंकि कीटो शुगर है ये। मुझे क्या करना है, सबसे लास्ट वाले कायरल कार्बन को देखना है, यानी यहाँ पर, और OH देख लेना है। OH लेफ्ट साइड में तो ये हो गया L फ्रक्टोज, OH राइट साइड में तो ये हो गया D फ्रक्टोज। ठीक है, और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, और एग्जांपल्स लेते हैं। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की बात करेंगे। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन सबको पता है आपको कि ये एक कीटो ट्राइओज है, यानी कि ट्राइओज शुगर जिसमें कीटोन ग्रुप है। ये आपके सामने डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर है। अब इसका L फॉर्म और D फॉर्म देखते हैं हम लोग। कितने कायरल कार्बन है इसमें? नहीं, ये कायरल नहीं है, 2 हाइड्रोजन है। ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है। नहीं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। इसका मतलब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कभी भी स्टीरियो आइसोमरिज्म शो नहीं करता। तो ये गलती एग्जाम में नहीं करना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का D फॉर्म है, L फॉर्म है, तो आपको आंसर यही देना है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन स्टीरियो आइसोमरिज्म शो नहीं करता। इट इज़ दी ओनली शुगर, कीटो ट्राइओज इज़ दी ओनली शुगर विदाउट एनी इनेंशियोमर। तो ये कंसेप्ट अपने को ध्यान रखना है। बस क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ें और थोड़ा सोचें, फिर उसके बारे में आंसर दें। जल्दबाजी में हम हमेशा आंसर गलत करके आते हैं। चलिए लास्ट में जाने से पहले, इनेंशियोमर्स यहीं ख़त्म करने से पहले कुछ फैक्ट्स जो आपको ध्यान रखना है। नेचर में जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जितनी भी मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट है वो सब D टाइप की होती है। चाहे ह्यूमन बींग्स की भी अगर आप बात करोगे तो जब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में ग्लूकोज की, गैलेक्टोज की, ये सब हमारे टिश्यूज़ में सिंथेसाइज भी होती है। तो ये जितना भी सिंथेसिस होता है नेचुरली हमारी बॉडी में वो सब D टाइप की रहती है। इसलिए आप देखो कि ग्लूकोज को मोस्ट ऑफ द टाइम D ग्लूकोज से रिप्रेजेंट किया जाता है, बिकॉज इट इज़ द नेचुरल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन बॉडी। एंड नॉट ओनली ग्लूकोज बट मेजॉरिटी ऑफ द शुगर्स नेचुरली D फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब हमारी जितनी भी एंजाइमेटिक मशीनरी है वो सब D ग्लूकोज या D फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड्स को ही मेटाबोलाइज करती है। अब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म एक बहुत वास्ट टॉपिक है, पर वो जितना भी सिंथेसिस या कि कैटाबॉलिज्म हो रहा है ग्लूकोज का, वो सब D सीरीज के ही हैं और एंजाइम्स उन्हीं को जो है रिकग्नाइज कर पाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देख लेना, जब मैं लिख रहा हूँ D इनेंशियोमर या L इनेंशियोमर तो हम उस कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात ही नहीं कर रहे। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर D मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, L मतलब लीवो रोटेटरी। तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। कैपिटल D और कैपिटल L केवल और केवल उसके 2 इनेंशियोमर को रिप्रेजेंट करता है, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की मैंने बात नहीं की। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी ये वर्ड मैंने यूज़ नहीं किए, और ना ही इस कैपिटल D और L का स्मॉल d और स्मॉल l से कोई नाता है। अब ये स्मॉल d स्मॉल l क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, क्या है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ये सब हम अपने आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि ये जो कुछ भी है ये
इनएंशियोमर्स से इनका कोई लेना देना नहीं होता। देखो ये स्लाइड हमने लास्ट टाइम देखा था, जिसमें हमने कहा था कि स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, डायस्टीरियोमर्स और इनएंशियोमर्स। अगर दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो आप वर्ड यूज़ करते हो इनएंशियोमर, जिस पे हमने लास्ट वीडियो में डिटेल्ड डिस्कशन किया था। ये दोनों मिरर इमेजेस होंगी तो इनएंशियोमर्स, और अगर ये मिरर इमेजेस नहीं होकर केवल किसी एक सिंगल कार्बन पर ही चेंज हो तो आप उसको कहते हो डायस्टीरियोमर्स। जैसे अब आप इसमें देखो, इसमें केवल आपको फोर्थ कार्बन पे ही चेंज दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन में, बाकी सब जगह पर कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं, आइसोमर्स को हम कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। और इसी डायस्टीरियोमर्स में दो तरह के आइसोमरिज्म हम लोग स्टडी करेंगे, एक है एपीमर्स और एक है एनोमर्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एपीमर्स। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एपीमर्स, अभी टॉपिक ही आइसोमर्स का चल रहा है तो मैं वापस बता दूं, आइसोमर्स वो कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब एपीमर स्टीरियो आइसोमर्स हैं। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता हो, ठीक है, लेकिन उनका जो 3 डायमेंशनल स्पेस अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंस होता है केवल, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो उसी कैटेगरी में एक आता है एपीमर्स। अब एपीमर्स भी स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो इनमें भी स्ट्रक्चर सेम रहेगा बट फ़र्क क्या होगा? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ दोज ग्रुप्स जो कार्बन पर अटैच रहते हैं। अब एपीमर्स में दो मोनोसैकेराइड्स केवल और केवल एक सिंगल कायरल कार्बन पर ही चेंज शो करेगी, अदरवाइज शो नहीं करेगी। अगर ये चेंज आपको केवल एक सिंगल कार्बन पे दिख रहा है तब हम इसको कहते हैं एपीमर्स। मिरर इमेजेस होगी तो इनएंशियोमर्स, और केवल एक सिंगल कार्बन पर ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज है तो उसको आप कहोगे एपीमर्स। बट रिमेंबर, चाहे आप इनएंशियोमर्स की बात करो या एपीमर्स की बात करो, इट हैज़ टू बी अ कायरल कार्बन या फिर असिमेट्रिक कार्बन। विदाउट कायरलिटी स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो नहीं एग्जिस्ट कर सकते। यही पिक्चर मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। यहाँ पे देखो हम लोग, ये जो 6 कार्बन है यहाँ पर, उसमें एक्टिव यानी कायरल कार्बन कौन कौन से हैं? कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, यही होते हैं कायरल कार्बन्स। देखो कायरल कार्बन्स, असिमेट्री, कायरलिटी, इन सब पे मैं पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो पिछले वीडियोस पहले देखें, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ एक बार बता दूँ, कायरल कार्बन उसको कहते हैं जिस कार्बन की चारों वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड हो। अब यहाँ इस स्ट्रक्चर में 4 कायरल कार्बन है, और सेकेंड कायरल कार्बन देखो आप यहाँ पर, लेफ्ट साइड में H, लेफ्ट साइड में H, यानी सेम कॉन्फ़िगरेशन। तीसरे कार्बन की बात करूँ तो लेफ्ट साइड में OH, लेफ्ट साइड में OH, सेम कॉन्फ़िगरेशन। चौथे कार्बन की बात करूँ तो लेफ्ट साइड में H और राइट साइड में OH, यानी यहाँ पर 4th कार्बन पर चेंज है, केवल और केवल 4th कार्बन पे चेंज है। 5th कार्बन पे लेफ्ट साइड में H और लेफ्ट साइड में H, यानी सेम है। यानी इस तरह के एपीमर्स को आप कहते हो C4 एपीमर्स। क्यों? क्योंकि 4th जो कार्बन है उस कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है, इसलिए ये कहलाते हैं C4 एपीमर्स। ये केवल आपको समझाने के लिए था, ठीक है। अभी में हम लोग सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखेंगे, तब आपको और ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। शुरुआत करता हूँ मैं सबसे पहले एपीमर्स ऑफ एल्डोटेट्रोज। एल्डोटेट्रोज यानी कि 4 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड्स जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप्स होता है वो कहलाते हैं एल्डोटेट्रोज। देखिए ये एरिथ्रोज है, मोनोसैकेराइड्स वाला वीडियो देखो पहले अच्छे से, ऊपर आई बटन में उनका लिंक है, उसमें सारे स्ट्रक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। सी दिस इज एरिथ्रोज। एल्डोटेट्रोज में 2 कायरल कार्बन है, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, ठीक है, 2 कायरल कार्बन। लेकिन अगर मैं दोनों कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करूंगा तो वो उसकी मिरर इमेज हो जाएगी, जिसको आप कहोगे इनएंशियोमर। बट हम यहाँ पर एपीमर्स की बात कर रहे हैं, तो केवल यहाँ पर हमने चेंज कहाँ पर किया है? सेकंड वाले कार्बन पे। यहाँ देखो आप, इस कार्बन पे लेफ्ट साइड में OH है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में H है, बाकी नीचे वाले कार्बन पे या तीसरे कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो एरिथ्रोज एंड थ्रियोज, रिमेंबर ये देखो, ये एरिथ्रोज का स्ट्रक्चर हो गया, ये थ्रियोज का स्ट्रक्चर हो गया। तो एरिथ्रोज और थ्रियोज एक दूसरे के C2 एपीमर्स हैं। वाई C2? क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर जो है एपीमरिज्म शो हो रहा है। तो ये एरिथ्रोज और थ्रियोज दोनों C2 एपीमर्स है। एरिथ्रोज मतलब 4 कार्बन का मोनोसैकेराइड, यानी अगर हम फॉर्मूला लगाएं
तो ये बन जाएगा C4H8O4। फॉर्मूला के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आपको पता ही होगा, CnH2ON ये फॉर्मूला रहता है, वेयर N इज नंबर ऑफ कार्बन। तो मोनोसैकेराइड्स में ये फॉर्मूला जो है फॉलो होता है। तो 4 कार्बन है तो ये बन गया C4H8A4। अब एरिथ्रोज और थ्रियोज इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट इनका स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है ग्रुप्स का वो डिफरेंट है, इसलिए ये स्टीरियो आइसोमर्स है। और स्टीरियो आइसोमर्स में भी बिकॉज ये मिरर इमेजेस नहीं है तो ये डाया स्टीरियोमर्स हैं, और डाया स्टीरियोमर्स में भी ये एपीमर्स का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्डोपेंटोस यानी 5 कार्बन वाली एल्डिहाइड शुगर्स। ठीक है, आप सबको पता है राइबोज सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है एक एल्डोपेंटोस शुगर का। फॉर्मूला क्या होगा सभी एल्डोपेंटोस शुगर का? C5H10O5। ये देखो, ये आपके सामने राइबोज और ये एरेबिनोज। अब आप लोग इस वीडियो को यहाँ पॉज करो और मुझे बताओ कि राइबोज और एरेबिनोज कौन से टाइप के एपीमर्स हैं। पिक्चर में क्लियर दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर चेंज केवल और केवल सेकंड कार्बन पे, यहाँ पर सेकंड कार्बन पे ही चेंज है कि एक राइबोज में हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड में और एरेबिनोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है लेफ्ट साइड में। तो राइबोज एंड एरेबिनोज आर C2 एपीमर्स। सिमिलरली और बात करते हैं राइबोज और जाइलोज की। तो अगर आप राइबोज और जाइलोज की बात करोगे तो जो तीसरा कार्बन है उस तीसरे कार्बन पे आपको चेंज दिखाई देगा H और OH का। ठीक है, बाकी सेकंड और फोर्थ कार्बन पे सेम है। तो राइबोज एंड जाइलोज को आप कह सकते हो C3 एपीमर्स। बहुत ही आसान है, आपको केवल ये देखना है कि कौन से कार्बन के ऊपर एपीमरिज्म हो रहा है, वो उस टाइप का एपीमर कहलाता है, और एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कीटोपेंटोज की। ठीक है, अब तक हम सारे एल्डिहाइड शुगर्स ही देखते हैं, तो कीटोपेंटोज की भी बात कर लेते हैं। कीटोपेंटोज अगेन फॉर्मूला वही सेम रहने वाला है, C5H10O5 ये हो जाएंगे कीटोपेंटोज, और यहाँ पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, अब कीटोपेंटोज में ये हो गया ज़ैल्यूलोज और इसका एग्जांपल सेकंड एग्जांपल हो गया राइबुलोज। तो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है पहले, दूसरे और तीसरे कार्बन पे, केवल तीसरे कार्बन पे डिफरेंस है, चौथा कार्बन भी सेम है, यानी कि ज़ैल्यूलोज और राइबुलोज ये दोनों C3 एपीमर्स हैं एक दूसरे के लिए। चलिए और बढ़ते हैं एल्डोहेक्सोज। अब इस पूरे वीडियो में अगर किसी के एपीमर्स सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको ध्यान में रखना है तो वो है एल्डोहेक्सोज, बिकॉज एल्डोहेक्सोज का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज यानी C6H12O6। सभी एल्डोहेक्सोसिस और कीटोहेक्सोसिस एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और फॉर्मूला सबका सेम रहेगा C6H12O6। ठीक है, तो 3 एपीमर्स में बता रहा हूँ आपको ग्लूकोज के, जो आपको अच्छे से याद करना है। देखो सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का और मैनोज का ना। वाई डी ग्लूकोज? तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो इनएंशियोमर्स वाला अच्छे से देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि डी ग्लूकोज वो फॉर्म है, इनएंशियोमरिक फॉर्म है, जिसमें जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप राइट साइड में रहता है। और कौन से कार्बन? सबसे लास्ट वाले कायरल कार्बन की बात करेंगे। सबसे लास्ट कायरल कार्बन ये होता है ग्लूकोज में। तो OH किस तरफ है? राइट साइड, तो ये हो गया डी ग्लूकोज। ये अगर OH लेफ्ट साइड में होता तो इसको आप कहते हैं एल ग्लूकोज। ठीक है, यही होते हैं इनएंशियोमर्स। डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर इनएंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। ये डिस्कशन हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो डी ग्लूकोज का एक एपीमर होता है डी मैनोज। ठीक है, और इस पिक्चर से काफ़ी क्लियर है कि ये एपीमर हो रहा है सेकेंड कार्बन पे। आप सेकेंड कार्बन पे देखो तो H और OH का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, बाकी सब जगह पर H और OH का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। यहाँ पर देखो तो डी ग्लूकोज और डी मैनोज किस तरह के एपीमर्स हैं? C2 एपीमर्स। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो डी ग्लूकोज और डी एलोज। डी ग्लूकोज और डी एलोज अगेन दोनों ही C6H12O6, और डिफरेंस केवल कहाँ पर दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको तीसरे कार्बन पे, यहाँ पर डिफरेंस। तो ग्लूकोज एंड एलोज आर C3 एपीमर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये लास्ट वाला, जिसमें हम लोग C4 एपीमर्स की बात करेंगे, यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये एग्जाम्पल मैं आपको इस वीडियो में अब तीसरी बार दिखा रहा हूँ। मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में आपको एपीमर्स एक्सप्लेन किया था तब भी मैंने यही एग्जाम्पल लिया था। तो रिमेंबर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपीमर्स ऑफ ईच अदर, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। एपीमर्स ऑफ कीटोहेक्सोज की बात करते हैं हम लोग। देखो अब तक आपको एपीमर्स तो सब समझ में आ गया होगा,
लेकिन ये मैं एग्जांपल्स आपको सारे इसलिए बता रहा हूँ बाकी बिकॉज किसी एक सिंगल बुक में ये सारे एपीमर्स एक साथ इतना मेंशन्ड नहीं है, तो वो मैं सब चाहता हूँ कि सारे एग्जांपल्स आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। तो एपीमर्स ऑफ कीटो हेक्सोस की बात करेंगे, और कीटो हेक्सोस आप सबको पता है सबसे परफेक्ट एग्जांपल है कीटो हेक्सोस का फ्रक्टोज। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का, डी फ्रक्टोज अगेन डी फ्रक्टोज, और डी फ्रक्टोज का जो एपीमर है वो होगा डी एल्यूलोज। ठीक है, अब देखो डी एल्यूलोज और डी फ्रक्टोज एक दूसरे के C3 एपीमर्स है, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा कार्बन है इस तीसरे कार्बन पे H और OH का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग है। OH यहाँ पर लेफ्ट साइड में है तो OH यहाँ पर राइट साइड में, बाकी सब कुछ सेम है दोनों के अंदर। तो डी फ्रक्टोज और डी एल्यूलोज आर C3 एपीमर्स ऑफ ईच अदर। एंड रिमेंबर डी एल्यूलोज का एक और नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज डी साइकोज। ठीक है, तो आपको कुछ बुक्स में डी साइकोज लिखा मिलेगा, तो डी साइकोज और डी एल्यूलोज दोनों एक ही शुगर का नाम है। चलिए यहाँ तक तो देखो सब कुछ चीज़ें आपको बहुत समझ में आ गई होगी। अब मैं जो आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि आप यहाँ गलती करोगे। एपीमर देखेंगे हम एल्डोट्रायोज का, एल्डोट्रायोज यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड। एग्जाम्पल्स मुझे लगता है अगर ये सारे वीडियोस आपने अच्छे से देखे तो आपको अब तक सारे एग्जाम्पल्स याद हो गए होंगे। एल्डोट्रायोज होता है ग्लिसरल्डिहाइड यानी C3H6O3। तो ये देखो आपके सामने ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज है, ध्यान से सुनना। कितने कायरल कार्बन दिख रहे हैं आपको? केवल एक। ग्लिसरल्डिहाइड में केवल एक कायरल कार्बन है। तो इस कायरल कार्बन पे अगर मैं H और OH, अगर मुझे एपीमर बनाना है तो मुझे H और OH का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होगा। तो जब मैं H और OH का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता हूँ यहाँ पर, तो बिकॉज यहाँ पर एक ही कायरल कार्बन है जिस पे मैं H और OH का पोजीशन चेंज, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, तो अब ये दोनों इमेजेस अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज बन चुकी है। ये दोनों एक दूसरे की क्या बन चुकी है? मिरर इमेज। तो अब आप इसको एपीमर नहीं कहोगे, अब आप इसको कहोगे इनेंशियोमर। गेटिंग माई पॉइंट? इनेंशियोमर क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। और ऑब्वियसली ऐसा होगा क्योंकि अब तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे उसमें एक से ज़्यादा कायरल कार्बन थे, तो हम केवल एक ही कायरल कार्बन पे चेंज करते थे, दूसरा सेम रहता था, तो मिरर इमेज नहीं प्रोड्यूस होते थे। यहाँ पर एक ही कायरल कार्बन है जिस पे मैंने पोजीशन चेंज की है, तो वो ऑटोमेटिकली मिरर इमेज बन गया है। और बिकॉज ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है तो दे आर बेटर कॉल्ड एज इनेंशियोमर्स एंड नॉट एपीमर्स। अब इनका नेमिंग मैंने पिछले वीडियो में भी आपको सिखाया था कि इनेंशियोमर की नेमिंग कैसे करते हैं। इनेंशियोमर की नेमिंग करने का सबसे आसान तरीका है LOL यानी कि लाफ आउट लाउड। लेफ्ट साइड में कायरल कार्बन को देखो, अगर कायरल कार्बन के लेफ्ट साइड में OH ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उसको कहोगे L फॉर्म ऑफ इनेंशियोमर। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये देखो इस पिक्चर में OH लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है ये कायरल कार्बन पे। ठीक है, तो इसको आप कहोगे L फॉर्म ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड और इसका ऑपोजिट हो जाएगा D फॉर्म ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। तो ये हो गया D ग्लिसरल्डिहाइड क्योंकि इसमें OH राइट साइड में है, और ये हो गया L ग्लिसरल्डिहाइड क्योंकि OH लेफ्ट साइड में है। तो दीज आर इनेंशियोमर्स एंड नॉट एपीमर्स। कुछ इसी तरह से इसको भी बहुत ध्यान से सुनना है आपने, एपीमर्स ऑफ कीटोट्रायोज। और कीटोट्रायोज का एग्जांपल क्या होता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये स्ट्रक्चर है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का। अब पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था, यहाँ पे भी वापस बता रहा हूँ कि कीटोट्रायोज का मुझे एपीमर बताना है, तो मैं ढूंढने जाऊँगा सबसे पहले कायरल कार्बन। ये कायरल कार्बन नहीं है, ये कायरल कार्बन नहीं है, ये कायरल कार्बन नहीं है। कीटोट्रायोज में कायरल कार्बन नहीं होता तो इसके स्टीरियो आइसोमर्स नहीं बन सकते, ना तो इसके एपीमर्स हो सकते हैं ना ही इनेंशियोमर्स हो सकते हैं। तो कीटोट्रायोज में आपको ध्यान रखना है कि स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होते। चलिए फिर सबसे लास्ट टॉपिक एपीमराइजेशन। तो नाम से समझ में आ रहा है एपीमराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक एपीमर दूसरे एपीमर में कन्वर्ट होता है। अब जैसे ये पिक्चर है आपके सामने ग्लूकोज और मैनोज का। अब ग्लूकोज और मैनोज ये दोनों एक दूसरे की क्या है? एपीमर्स। ठीक है, अब इसमें आप देखो सम रिएजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एपीमराइजेशन, यानी कुछ रिएजेंट्स के हेल्प से हम लोग एपीमराइजेशन कर सकते हैं, यानी एक एपीमर को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मेरा इस वीडियो में आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको मुझे उन रिएजेंट्स के नाम बताने हैं जो रिएजेंट्स एपीमराइजेशन
करवाते, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आकर आप मुझे उन रिएजेंट्स का नाम बताओ। और प्लस बिकॉज एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है तो द एंजाइम यूज्ड इज एपिमरेजेस। ठीक है, तो बहुत आसान है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट है नहीं। एपिमरेजेस एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एपीमराइजेशन। अब आपको एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि ये जो एंजाइम है एपीमरेज, ये एंजाइम कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? आप सबको पता है कि एंजाइम्स की 6 क्लासेस होती है टोटल, तो आपको मुझे ये बताना है कि ये एपीमरेज कौन से क्लास ऑफ एंजाइम को बिलोंग करता है। चलिए बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से पहले कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट्स हैं जो अपने को यहाँ काम आने वाले हैं, उसकी बात करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि PPL यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। देखो दोस्तों, हम जब लाइट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और बहुत अलग अलग प्लेन्स में जो है ये ऑसिलेट करती है। अब जैसे ये पिक्चर देखो आप यहाँ पर, तो यहाँ पर लाइट अलग अलग प्लेन में जो है ऑसिलेट कर रही है। तो ये एक रैंडमली ओरिएंटेड लाइट है जो मल्टीपल प्लेन्स में ऑसिलेट कर रही है। जब हम इस रैंडमली ओरिएंटेड लाइट जो मल्टीपल प्लेन्स में ऑसिलेट कर रही है उसको एक पोलराइजिंग फिल्टर से पास ऑन करवाते हैं, तब ये पोलराइजिंग फिल्टर इसको एक सिंगल प्लेन में ही जो है ऑसिलेट करवाता है। और इस तरह की लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी क्या मतलब हो गया पोलराइज्ड लाइट का? एक ऐसी लाइट जिसमें ऑसिलेशंस केवल एक सिंगल प्लेन में होते हो उसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाने के लिए हम एक पोलराइजिंग फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो एक नॉर्मल लाइट में वाइब्रेशंस मल्टीपल प्लेन में होते हैं, जबकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट में वाइब्रेशंस एक सिंगल प्लेन में होते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है कि ये जो पोलराइजिंग फिल्टर है, ये पोलराइजिंग फिल्टर एक प्लेन को छोड़कर बाकी सारे प्लेन्स को जो है फिल्टर कर देता है, इसलिए लाइट आपको केवल एक ही प्लेन में दिखाई देती है। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यूज़ करके हम ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे मोनोसैकेराइड्स में। कैसे वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए मैं एक बात करता हूँ, मैं बीकर में एक कंपाउंड लेता हूँ, ठीक है, और इस कंपाउंड पे मैंने डाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट और मैं इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस कंपाउंड से पास करवाऊंगा। तो जब ये इस कंपाउंड से पास होगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट और ये उसी प्लेन में रहे, यानी बिल्कुल भी डेविएशन शो नहीं करे, ये कुछ आप ऐसा समझ लो कि ये लाइट जैसे आई थी वैसे के वैसे उसी प्लेन में रह रही है, ज़रा सा भी रोटेशन शो नहीं कर रही। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है अंदर, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होगा जिसमें से जब एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होती है तो वो अपने प्लेन से डेविएट कर जाती है। जैसे इस पिक्चर में देखो आप, ये जो है ये इसका नॉर्मल प्लेन था, लेकिन इस सोल्यूशन से पास होने के बाद में ये इतने एंगल पे, समझो थीटा एंगल पे लेफ्ट साइड में मूव कर गई, इसका प्लेन लेफ्ट साइड में मूव कर गया बाय एन एंगल थीटा। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या फिर कायरल कंपाउंड। अब कायरल कंपाउंड क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी केवल और केवल वो कंपाउंड से शो करते हैं जिनके पास में कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जो है अटैच्ड होती है, मतलब इस कार्बन पे सारे जो है वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड है। कायरल कंपाउंड्स के बारे में हमने बहुत अच्छा डिस्कशन हमारे जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का, उसमें हमने एक अच्छा डिस्कशन किया है, तो आप वो ऊपर आई बटन से आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो क्या होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी कि जब एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट की किसी बीम को जब हम पास करते हैं एक कायरल कंपाउंड यानी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड उस लाइट के साथ में कुछ इस तरह से इंटरेक्ट करता है जिससे जो एंगल ऑफ ऑसिलेशन है वो रोटेट कर जाता है, वो मूव कर जाता है, उसका प्लेन एक एंगल पे चेंज हो जाता है। इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, जो कि होते हैं कायरल कंपाउंड्स। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद कर लेनी है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी केवल वही कंपाउंड्स शो करते हैं जिनके पास में कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, बिना यानी कि असिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट होता है।
बिना असिमेट्रिकल कार्बन या कायरल कार्बन के ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं होती। चलिए फिर, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी किस तरह से हो रही है, यानी कि जो प्लेन मूव हुआ वो लेफ्ट में मूव हुआ या राइट में मूव हुआ, उस हिसाब से हम लोग कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने वाले कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होते हैं लेवो रोटेटरी। देखो ये जो वर्ड है डेक्स्ट्रो, ये डेक्स्ट्रो वर्ड जहाँ पे भी आएगा साइंस में तो आप ध्यान रखना कि ये वर्ड यूज़ हुआ है डेक्स्टर से, और डेक्स्टर का मतलब होता है राइट। डेक्स्टर का मतलब क्या होता है? राइट। कहीं पे भी आपको साइंस में ये वर्ड बहुत जगह सुनाई देगा तो आप समझिए जाइएगा डेक्स्टर मतलब राइट। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड समझते हैं हम लोग। अगेन समझो ये एक सोल्यूशन है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड का। जब मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड से पास करवाया, तब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर राइट साइड में मूव कर गई, ये देखो आप, ये इसका नॉर्मल प्लेन था, ये इसका नॉर्मल प्लेन था, लेकिन इस सोल्यूशन की वजह से ये जो लाइट का प्लेन है वो राइट साइड में मूव हो गया, यानी ये इस तरफ मूव हुआ, ये इस तरफ मूव हुआ। तो आप कह सकते हो कि या तो राइट साइड में मूव हुआ या आप इसको कह सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ। यानी अगर कोई कंपाउंड किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा दे तो इस तरह के कंपाउंड को कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। PPL रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और टुवर्ड्स द राइट साइड एट एन एंगल। अब ये जो एंगल कितना होगा वो अलग अलग क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड राइट साइड में मूव करवाते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। इसके ऑपोजिट होता है लिवो रोटेटरी कंपाउंड। लिवो रोटेटरी कंपाउंड में देखो, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस कंपाउंड से पास हुई तो पास होने के बाद में ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट अब जो है लेफ्ट साइड में एक एंगल पे मूव कर जाएगी, लेट्स से एंगल थीटा। तो या तो आप इसको बोल सकते हो लेफ्ट साइड मूवमेंट या फिर आप इसको बोल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो अगर एक ऐसा कंपाउंड जिससे पास होने के बाद में लाइट लेफ्ट साइड या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाए तो उसको आप कहते हो लेवो रोटेटरी कंपाउंड। अब याद कैसे करना है? देखो याद करने का, मुझे ये बस डायरेक्ट इसलिए याद है बिकॉज मुझे डेक्स्टर वर्ड का मतलब पता है कि राइट होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसको एक सिंपल तरीके से भी याद कर सकते हो, LE मतलब लेवो रोटेटरी और LE मतलब लेफ्ट। तो अगर वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो लेवो रोटेटरी, राइट साइड में मूव करेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। जब भी हम किसी डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड को डिनोट करते हैं तब हम लोग यूज़ करते हैं स्मॉल d या फिर पॉजिटिव साइन, और लिवो रोटेटरी के लिए हम यूज़ करेंगे स्मॉल l या फिर माइनस साइन, L फॉर लिवो, D फॉर डेक्स्ट्रो। बट यहाँ पर मैं एक बात आपको बहुत क्लियर बता दूँ और आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि हमने पिछले वीडियोस में बात की थी अबाउट D फॉर्म एंड L फॉर्म, जिसको हम कैपिटल में लिखते हैं हमेशा। उस कैपिटल D और कैपिटल L का इस स्मॉल d और स्मॉल l से कोई लेना देना नहीं होता। ये दो बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है, इनको कभी भी मिक्स नहीं करना है। कैपिटल D और कैपिटल L जब हम लिखते हैं तो ये उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करता, ये केवल और केवल हमने देखा ये उसका स्ट्रक्चर होता है, जबकि स्मॉल d और स्मॉल l ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब हम लिखते हैं कैपिटल D एंड कैपिटल L तो ये इनेंशियोमर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये इनेंशियोमर्स को रिप्रेजेंट करता है। और जब मैं लिखता हूँ स्मॉल d एंड स्मॉल l तो वो रिप्रेजेंट करता है इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को, इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को। तो ये चीज़ आप आज ध्यान से समझ लें। चलिए बात करते हैं ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की। यहाँ पर मैं दो सबसे मेन एग्जांपल्स लूँगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी मोनोसैकेराइड्स के, और वो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देखो ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ मैं, ग्लूकोज को आप हमेशा ध्यान रखना, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। तो अब जैसे ये आपके सामने स्ट्रक्चर है और आपसे पूछा जाए कि ये ग्लूकोज का
इस ग्लूकोज को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो देखना इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको याद हो तो इनैंशियोमर्स की नेमिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको सिखाया था। हमने कहा था कि जो सबसे लास्ट कायरल कार्बन है उसको देखना है, तो ये सबसे लास्ट कायरल कार्बन है। इस सबसे लास्ट कायरल कार्बन पे OH का पोजीशन देखना है। अगर इसमें OH राइट साइड में होगा तब हम इसको लिखेंगे कैपिटल D। क्या लिखेंगे? कैपिटल D। तो अब यहाँ पे OH राइट साइड में है तो ये हो गया कैपिटल D। और ग्लूकोज हमेशा कैसा रहता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो इसको आप लिखोगे कैपिटल D प्लस ग्लूकोज। कैपिटल D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल D केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लास्ट कायरल कार्बन पे OH राइट साइड में है। और प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो ये देखो आप, कैपिटल D का स्मॉल d से कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली एक और ग्लूकोज को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये इसी का आइसोमर है, ठीक है, बिल्कुल इसका मिरर इमेज हो गया, यानी इसका इनैंशियोमर हो गया। लास्ट कायरल कार्बन ये वाला हो गया इसका, इसमें OH का है लेफ्ट साइड में, तो ये कौन सा होगा? L ग्लूकोज। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? L प्लस ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज हमेशा कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को, और L रिप्रेजेंट कर रहा है कि OH जो है लास्ट कायरल कार्बन पे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। सिमिलरली ये है D प्लस ग्लूकोज। बिकॉज ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है इसलिए ग्लूकोज का एक और नाम होता है डेक्स्ट्रोज। ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोज। तो आप अगली बार ध्यान रखिएगा, जब भी आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं तो हॉस्पिटल में जब पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ाते हैं तो उस बॉटल पे देखना आपको हमेशा डेक्स्ट्रोज लिखा मिलेगा, उस पर हमेशा आपको डेक्स्ट्रोज सोल्यूशन या फिर आपको मिलेगा DNS लिखा हुआ मिलेगा उस पर। DNS का मतलब होता है डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। तो ये डेक्स्ट्रोज वर्ड बेसिकली ग्लूकोज को ही रिप्रेजेंट करता है। चलिए फ्रक्टोज की बात करते हैं हम लोग। अब जैसे ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, ये फ्रक्टोज है, तो ये फ्रक्टोज, अब इस फ्रक्टोज को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अगेन OH देख लो, यहाँ पे OH किस तरफ प्रेजेंट है? राइट साइड में, तो ये हो जाएगा कैपिटल D फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज हमेशा होता है लीवो रोटेटरी, तो आप उसको लिखोगे D माइनस फ्रक्टोज। सिमिलरली इसको देखो, OH कहाँ पे है? लास्ट कायरल कार्बन ये हो गया, OH प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में, तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे बाय L माइनस फ्रक्टोज, बिकॉज फ्रक्टोज इज ऑलवेज लीवो रोटेटरी, और इस L का मतलब है कि OH लास्ट कायरल कार्बन पे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, और इसका नाम होगा D माइनस फ्रक्टोज, क्योंकि फ्रक्टोज हमेशा लीवो रोटेटरी एंड OH इज ऑन दी राइट साइड, तो इसलिए इसका ऐसा नेमिंग है। जैसे हम लोग ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज कहते हैं, वैसे ही फ्रक्टोज को भी कुछ बुक्स में लेविलोज के नाम से लिखा गया है। तो लेविलोज इज फ्रक्टोज एंड डेक्स्ट्रोज इज ग्लूकोज। तो ये चीज़ आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है, इस पे आते हैं वापस। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक सोल्यूशन लिया, इस सोल्यूशन के अंदर मैंने डाला 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, जैसे ले लो ग्लूकोज, और मैंने डाला 50% लीवो रोटेटरी कंपाउंड जैसे कि फ्रक्टोज, और मैंने मिक्स कर दिया। तो 50% ये कंपाउंड, ये मिक्सचर कैसा हो गया? 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी और 50% लीवो रोटेटरी। तो ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे की जो ऑपोजिट ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसको क्या कर लेंगे? काउंटरएक्ट। ठीक है, ये उसको काउंटरएक्ट करके ख़त्म कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसका मूवमेंट नहीं होगा, जबकि इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, लेकिन लाइट का मूवमेंट नहीं हो रहा। इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी आइसोमर्स इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट हो, तो इसको आप कहते हो रेसेमिक मिक्सचर या फिर DL मिक्सचर। DL क्यों? क्योंकि डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों प्रेजेंट है, और ऐसे मिक्सचर की वजह से क्या होगा? कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं होगी, क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी एक्टिविटीज़ एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगी। जैसे कि समझो डेक्स्ट्रो रोटेटरी किसी लाइट को इस तरफ मूव कर रहा है और लीवो रोटेटरी इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और लाइट वापस आपको बिना किसी मूवमेंट के दिखाई देगी। दिस इज कॉल्ड एज रेसेमिक मिक्सचर। अब सवाल ये आता है कि ये जो मूवमेंट हुआ है लाइट का, जैसे समझो यहाँ पर थीटा एंगल पे मूवमेंट हुआ है, तो ये एंगल कितना होगा?
अब ये हर कंपाउंड का अलग अलग रहता है, कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिस पे ऑप्टिकल एक्टिविटी डिपेंड करती है। तो देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मैग्नीट्यूड यानी कि कितना प्लेन जो है मूव करेगा वो किस किस पे डिपेंड करता है। वो सबसे पहले डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, उसके अलावा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, यानी ये जो आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट यूज़ कर रहे हो उसका वेवलेंथ कितना है, कायरल कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और पाथ लेंथ पे। पाथ लेंथ का मतलब क्या होता है, वो लेंथ जो लाइट ट्रेवल करेगी थ्रू सैंपल। अब देखो यहाँ पर पाथ लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सैंपल में लाइट ने कितना लेंथ कवर किया, इतना, तो दिस इज द पाथ लेंथ। तो इन चार चीज़ों पर जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी या मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी डिपेंड करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो नॉर्मल टॉपिक पे आने से पहले कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स मैं आपको पहले सिखाऊंगा, जिससे हमारा ये टॉपिक थोड़ा और आसान हो जाएगा। देखिए, हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड के साथ में। अब आपके सामने ये स्ट्रक्चर है, ये अल्कोहल और ये एल्डिहाइड, ठीक है। OH ग्रुप अल्कोहल और CHO ग्रुप बनाता है इसे एल्डिहाइड। तो जब हम एक अल्कोहल का रिएक्शन एक एल्डिहाइड के साथ में करवाएंगे तो बेसिकली ये होगा कि ये जो H ग्रुप है अल्कोहल का, ये जाकर इस O पे अटैच होगा, और जो पीछे जो R2O वाला ग्रुप है, ये R2O वाला ग्रुप जाकर अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ में, ठीक है। तो R2O जाकर सीधा अटैच हुआ कार्बन के साथ में, H अटैच हुआ ऑक्सीजन के साथ में। अब ये जो स्ट्रक्चर बन के आया है इसका नाम है हेमी एसिटाल स्ट्रक्चर। ये याद रखिएगा, क्योंकि एनोमर्स में हम लोग ग्लूकोज के डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस की स्टडी करेंगे, वहाँ पर हम लोग हेमी एसिटाल की बात करेंगे। तो हेमी एसिटाल कब बनेगा, जब एक अल्कोहल एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करेगा। सिमिलरली जब एक अल्कोहल कीटोन के साथ में रिएक्शन करता है, तो इसी तरह से जो R2O वाला ग्रुप है, ये R2O वाला ग्रुप जाकर अटैच होगा कार्बन के साथ में, और H जाकर अटैच होगा O के साथ में। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है इसका नाम है हेमी कीटाल, ठीक है। एसिटाल इसलिए नाम दिया बिकॉज ये एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल के रिएक्शन से बना है, और कीटाल वर्ड हमने इसलिए यूज़ किया बिकॉज कीटोन का रिएक्शन एल्डिहाइड होने के साथ में ये बना है। तो नाम क्या है, हेमी एसिटाल। जब अल्कोहल और एल्डिहाइड रिएक्शन करेंगे और जब अल्कोहल और कीटोन रिएक्शन करेंगे तो बनेगा हेमी कीटाल। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की बात आती है तो हम लोगों को बुक्स में बहुत ही अलग अलग टाइप्स के स्ट्रक्चर्स, प्रोजेक्शंस या रिप्रेजेंटेशंस दिखते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशंस में क्या डिफरेंस है और कब कहाँ यूज़ होता है वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। जब मोनोसैकेराइड्स के प्रोजेक्शंस की बात आती है तो सबसे पहले शुरुआत होती है फिशर प्रोजेक्शन के साथ। एमिल फिशर नाम के एक साइंटिस्ट ने फिशर प्रोजेक्शन डेवलप किया था। फिशर प्रोजेक्शन के अंदर हम लोग बेसिकली दो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सबसे पहला ये स्ट्रक्चर जो आप स्टडी करते हो, ठीक है, जो आप मैक्सिमम टाइम मोनोसैकेराइड्स का स्ट्रक्चर आप इसी तरह से ड्रॉ करते हो। तो दिस इज ओपन फॉर्म ऑफ फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन के भी दो फॉर्म होते हैं, जिसमें से सबसे पहला फॉर्म है ओपन फॉर्म। क्लियर, हम मैक्सिमम टाइम इसी को ड्रॉ करते हैं चीज़ें समझाने के लिए। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जब एल्डिहाइड रिएक्शन करे किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में, तब बनता है हेमी एसिटाल। अब यहाँ पर आप देखना इस ओपन फॉर्म में बेसिकली क्या होता है कि ये जो पहला कार्बन है इस पे प्रेजेंट है एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब पहले कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप फिफ्थ कार्बन के यानी कि इस कार्बन के OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा, यानी रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही है, एल्डिहाइड और अल्कोहल के बीच में। तो क्या बनेगा, हेमी एसिटाल स्ट्रक्चर। इसलिए इस तरह की जब बॉन्डिंग हो जाती है तो इस तरह से एक आप ऐसा समझ लो कि इनके बीच में ऐसा रिंग बन जाएगा इस तरह से। तो एग्जैक्ट ये स्ट्रक्चर बन के आएगा आपके सामने। पहले कार्बन का जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो रिएक्शन करेगा फिफ्थ कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में, तो इस तरह से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे आप कहते हो हेमी एसिटाल रिंग स्ट्रक्चर। और याद रखें ये रिंग स्ट्रक्चर बना है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में। तो ये भी एक तरह से फिशर प्रोजेक्शन का ही एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन है हावर्थ प्रोजेक्शन, और इस हावर्थ प्रोजेक्शन में हम लोग जो है बेसिकली साइक्लिक फॉर्म्स की बात करते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में साइक्लिक फॉर्म्स नहीं है, हावर्थ प्रोजेक्शन में आपको साइक्लिक फॉर्म देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये पहला स्ट्रक्चर
जिसको आप कहते हो पायरानोज, और ये दूसरा स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हो फ्यूरानोज। अब पायरानोज और फ्यूरानोज, पहले ये समझते हैं कि ये वर्ड कहाँ से बने। देखो पायरानोज वर्ड बना है हमारे पायरान से, ये पायरान का स्ट्रक्चर है। इस पायरान में एक रिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 तो कार्बन प्रेजेंट है, और उसी रिंग का पार्ट है एक ऑक्सीजन, यानी कुल मिला के 6 मेंबर है इस रिंग के अंदर। दिस इज पायरान रिंग। इसी तरह से एक और रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हो फ्यूरान। इस फ्यूरान में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 और 4 तो कार्बन है, और उसी रिंग के अंदर एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी कि टोटल 5 मेंबर्स की रिंग है। तो फ्यूरान में टोटल 5 मेंबर्स होते हैं और पायरान में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। तो ये पायरान से मिलता जुलता वर्ड आ गया पायरानोज। ओज वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, आपको पता है शुगर के लिए ओज वर्ड यूज़ होता है। तो यही पायरान जब एक शुगर फॉर्म में रहता है तो पायरानोज, और फ्यूरान फ्यूरानोज बन जाता है। तो ग्लूकोज के जो साइक्लिक फॉर्म्स हैं वो 2 हो सकते हैं, पायरानोज या फिर फ्यूरानोज। अब पायरानोज जैसा मैंने बोला 6 मेंबर्ड रिंग है, और फ्यूरानोज एक 5 मेंबर्ड रिंग है। जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स में हम ग्लूकोज की जब स्टडी करते हैं तो बायोलॉजिकल सिस्टम में हमेशा ग्लूकोज आपको साइक्लिक फॉर्म में या फिर रिंग फॉर्म में देखने को मिलेगा। इसलिए जब भी आप बायोलॉजिकल सिस्टम्स में ग्लूकोज की रिएक्शन से स्टडी करते हैं तो आप हार्वर्थ प्रोजेक्शन का यूज़ करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर हमेशा ग्लूकोज आपको हार्वर्थ प्रोजेक्शन या हार्वर्थ रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग प्रोजेक्शंस हैं ग्लूकोज के, कि हम ग्लूकोज को किस तरह से अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सर हार्वर्थ में भी 2 है, पायरानोज और फ्यूरानोज, तो कौन सा ग्लूकोज इसमें से कौन से फॉर्म में ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर याद करवा दूँ। देखो प्रीडोमिनेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, यानी ग्लूकोज का प्रीडोमिनेंट फॉर्म आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज मोस्ट ऑफ द टाइम कौन से फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, तो आपका आंसर होता है पायरानोज। ग्लूकोज का प्रीडोमिनेंट फॉर्म में पायरानोज। ग्लूकोज आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में बायोलॉजिकल सिस्टम्स में ग्लूकोज आपको पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, और फ्रक्टोज आपको देखने को मिलेगा फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट। तो हमेशा याद रखना है ग्लूकोज पायरानोज फॉर्म में डोमिनेंट फॉर्म है उसका, और फ्रक्टोज का डोमिनेंट फॉर्म है फ्यूरानोज। इसलिए आपको ग्लूकोज का जो नेम कई जगह मिलेगा वो पायरानोज नाम से आपको देखने को मिलेगा। मैं आऊँगा इस नाम पे भी आऊँगा नेक्स्ट स्लाइड में, फिलहाल आप इस चीज़ को यहाँ पर समझें। अब सर ये तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसको याद कैसे करना है, तो निमोनिक बना देता हूँ मैं आपके लिए। और निमोनिक है 3F, ट्रिपल F का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले F का मतलब हो जाएगा फ्रक्टोज, फिर है 5 मेंबर्स, और फिर है फ्यूरानोज। यानी फ्रक्टोज का प्रीडोमिनेंट फॉर्म है फ्यूरानोज, और फ्यूरानोज में कितने मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स। ये यहाँ पे देखो आप, ये टोटल 5 मेंबर्स है फ्यूरानोज में। फ्यूरानोज के रिंग के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, टोटल बात नहीं कर रहा। एक फ्यूरानोज की रिंग में, एक फ्यूरान रिंग में आपको 5 मेंबर देखने को मिलेंगे। यहाँ से शुरुआत करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो जब भी आप बोलोगे फ्यूरानोज तो 5 मेंबर की रिंग, और ये फ्रक्टोज का प्रीडोमिनेंट फॉर्म है। क्लियर? आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करूँगा फिशर और हार्वर्थ के बारे में, यानी एमिल फिशर नाम के साइंटिस्ट के बारे में और वॉल्टर हार्वर्थ के बारे में। इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे बिकॉज इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, और इन्हीं चीज़ों के लिए इन दोनों को ही नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। एमिल फिशर को 1902 में नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में, और वॉल्टर हार्वर्थ को भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। एमिल फिशर, जैसा हमने अभी आपको बताया कि इन्होंने फिशर प्रोजेक्शन डेवलप किया था कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 1883 में, और उसके अलावा आपने पढ़ा होगा एंजाइम्स के अंदर लॉक एंड की मैकेनिज्म। तो लॉक एंड की मैकेनिज्म का भी आइडिया जो है एमिल फिशर ने ही हमें दिया है। तो ये काफ़ी बड़ा नाम है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। सिमिलरली वॉल्टर हार्वर्थ को भी नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में 1937 में, एंड ऑब्वियसली इनको ये मिला था फॉर हार्वर्थ प्रोजेक्शन, और इनका विटामिन सी की स्टडी के लिए, इनका विटामिन सी पे बहुत बड़ा स्टडी में कंट्रीब्यूशन भी है। इसलिए हार्वर्थ और फिशर को काफ़ी एक रेस्पेक्टेबल नाम माना जाता है केमिस्ट्री में। चलिए फिर अब हम लोग आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जिसको हम कहते हैं अनोमर्स। ठीक है, अब अनोमर्स समझने के लिए मैं आपके सामने ग्लूकोज को 2 अलग अलग तरीके से शो यहाँ पर कर रहा हूँ। ये दोनों ही कौन सी रिंग है,
तो आप देख लो इसमें टोटल 6 मेंबर्स है, तो ये पायरानोज है। अब इस पायरानोज में हमने ग्लूकोज को 2 अलग अलग फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पे पिक्चराइज किया। इनमें डिफरेंस केवल पहले कार्बन पे H और OH के ओरिएंटेशन का है। पहला कार्बन कैसे, देखो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा रहेगा, ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन पहला कार्बन, तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन। आई होप ये कंसेप्ट्स आपको केमिस्ट्री के IUPAC वाले सारे कंसेप्ट्स आपको यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले कार्बन पे अगर आप देखोगे तो केवल यहाँ पर डिफरेंस है H और OH के ओरिएंटेशन का, H और OH का 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन का आपको यहाँ पर डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि पहले वाले में OH जो है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, देखो इस रिंग के बाहर एक कार्बन है, ये वाला। ग्लूकोज में 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, पायरानोज रिंग के अंदर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, और छठा कार्बन जो है वो रिंग से बाहर है। तो मैं 6th कार्बन की बात करता हूँ, यानी CH2OH की बात करता हूँ। तो जिस साइड में CH2OH है उसके ऑपोजिट साइड में OH है। आप इसको ऐसे समझ लो कि OH इस साइड में है तो CH2OH दूसरी तरफ है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे तो जिस साइड में OH है उसी साइड में CH2OH है। तो बेसिक फंडा यही रहता है कि आपको CH2OH और OH का जो है यहाँ पर ओरिएंटेशन देखना है। अगर ये दोनों ऑपोजिट हो एक दूसरे के, तब आप इसको कहते हो अल्फा फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज बीटा फॉर्म। अब अल्फा फॉर्म है इसलिए इसका नाम रखा गया है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये डी कहाँ से आया, तो हमने डी और एल ग्लूकोज की, आपको याद हो तो पिछले वीडियोस में हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ पर इसको समझ सकते हो। और नाम क्या रखा है मैंने, ग्लूकोपायरानोज, यानी यहाँ पर मैं ग्लूकोज को शो कर रहा हूँ पायरानोज फॉर्म में, यानी हावर्थ प्रोजेक्शन में, इसलिए इसके लिए वर्ड क्या यूज़ होगा, ग्लूकोपायरानोज। और अल्फ़ा क्यों, क्योंकि इस फॉर्म में CH2OH इज़ ऑन दी ऑपोजिट साइड टू OH। और इसका सेकंड टाइप जो है वो कहलाता है बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, या फिर ग्लूकोज का बीटा फॉर्म, जिसमें OH और CH2OH यानी ये दोनों सेम साइड में प्रेजेंट है, इसलिए ये बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कहलाता है। अब दोनों ही क्या हो गए, दोनों हो गए C6H12O6, लेकिन फ़र्क किसका है, फ़र्क है केवल H और OH के स्पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन का, इसलिए ये इस तरह का आइसोमरिज्म कहलाता है अनोमरिज्म। तो ये अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज आर अनोमर्स ऑफ ईच अदर। कुछ बुक्स में आपको इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए ये समझाया जाता है कि अगर OH नीचे की तरफ है और H ऊपर की तरफ है, यहाँ देखो आप OH नीचे है H ऊपर है तो अल्फ़ा फॉर्म, और अगर H नीचे है और OH ऊपर है तो ये बीटा फॉर्म। बट बेसिक कंसेप्ट ये रहता है कि OH और CH2 का OH का ओरिएंटेशन क्या है, उस बेस पे आप अल्फ़ा फॉर्म और बीटा फॉर्म डिफाइन करते हो। तो दीज आर 2 अनोमर्स ऑफ ग्लूकोज, द अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। अब यहाँ पे बात आती है अनोमरिक कार्बन की, कि अनोमरिक कार्बन कौन सा होता है। तो अनोमरिक कार्बन वो कार्बन है जहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कहाँ अटैच्ड है, पहले कार्बन पे, ये रहा देखो फंक्शनल ग्रुप यानी ऑक्सीजन, तो ये पहले कार्बन पे अटैच्ड है, तो ये C1 जो है वो अनोमरिक कार्बन है, और C1 पे ही ओरिएंटेशन का डिफरेंस है, तो इसको आप कहते हो अनोमरिक कार्बन। सिमिलरली अब मैं बात करता हूँ अनोमर्स ऑफ फ्रक्टोज की। अब ये आपके सामने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब कौन सा फॉर्म है ये, तो आप बोलोगे कि सर ये फ्यूरान फॉर्म है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है कितने मेंबर्स हैं अंदर, 5 मेंबर्स हैं और 4 कार्बन है। अब आप सोचें फ्रक्टोज क्या होता है, C6H12O6, यानी 6 कार्बन होंगे इसमें, लेकिन रिंग में, फ्यूरान के रिंग में 4 ही कार्बन होते हैं, तो 2 कार्बन आपको रिंग के बाहर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब वापस कंसेप्ट वही रहेगा अपना, ठीक है। कंसेप्ट क्या रहेगा कि मैं देखूंगा OH और CH2OH को, और यहाँ पर नंबरिंग कैसे होगी, तो सबसे पहला कार्बन ये होगा,
सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन। अब अनोमरिक कार्बन कौन सा होगा? वो जो फंक्शनल ग्रुप को अटैच्ड है। फंक्शनल ग्रुप को अटैच्ड है ये, तो यहाँ पर अनोमरिक कार्बन है सेकंड कार्बन C2, जबकि ग्लूकोज में कौन सा था? C1। तो मैं C2 को देखूंगा, तो C2 पे देखो आप OH और CH2OH दोनों अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, तो ये कौन सा होगा? अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस। देखो नाम बनाते वक्त कंफ्यूज नहीं हो और रटो नहीं, चीज़ों को अच्छे से समझोगे तो चीज़ें अपने आप याद होगी। अल्फ़ा फॉर्म है क्योंकि OH और CH2OH अपोजिट साइड में है, फ्रक्टो क्योंकि फ्रक्टोज है, और फ्यूरानोज क्योंकि फ्यूरान रिंग प्रेजेंट है इसके अंदर, तो फ्रक्टोफ्यूरानोज। और इसका अपोजिट OH जो है सेम साइड में है CH2OH के, तो ये बन गया आपका बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। तो ये दोनों जो है फ्रक्टोज के अनोमर्स है, और यहाँ पर C2 जो है वो अनोमरिक कार्बन कहलाएगा। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखो। देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि ग्लूकोज जो है आपका वो एल्डोज है, और फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज कीटोज है। ठीक है, तो इस बेस पे आप याद रखो कि जब भी अगर आपसे पूछा जाए अनोमरिक कार्बन के बारे में, तो आपको बस ये बोलना है कि अगर एल्डोज शुगर होगी तो पहला कार्बन अनोमरिक कार्बन होगा, और फ्रक्टोज यानी कि कीटोज शुगर होगी तो सेकंड कार्बन अनोमरिक कार्बन होगा, क्योंकि एक कार्बन जो है कीटोज शुगर में हमेशा रिंग के बाहर रहेगा। तो जो सेकंड कार्बन जो है वही फंक्शनल ग्रुप को अटैच रहता है। तो कीटोज शुगर में C2 एनोमरिक कार्बन है, और एल्डोज शुगर में C1 जो है वो एनोमरिक कार्बन होता है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक म्यूटा रोटेशन के बारे में। पहले मैं आपको म्यूटा रोटेशन को सिंपली ये समझा दूं कि अल्फ़ा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या कोई भी मोनोसेक्राइड, अल्फ़ा फॉर्म जो अनोमर है और बीटा फॉर्म, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। अल्फ़ा बीटा में चेंज होगा, बीटा अल्फ़ा में चेंज होता रहता है। दिस इज़ अल्फ़ा फॉर्म। जब भी हम एक ग्लूकोज का सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जो काफ़ी फ्रेश है, मतलब एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज सोल्यूशन जब आप बनाते हो, तो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर इन द अल्फ़ा फॉर्म। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज आर इन अल्फ़ा फॉर्म। बट धीरे धीरे वक्त के साथ 12 से 18 घंटे में ये जो अल्फ़ा डी वाला फॉर्म है ये कन्वर्ट होता है बीटा फॉर्म के अंदर। फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज में मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अल्फ़ा फॉर्म में रहते हैं, और जब आप उस सोल्यूशन को वहाँ रख दोगे कुछ टाइम, तो 12 से 18 घंटे बाद में ये कन्वर्ट होने लगता है बीटा डी ग्लूकोपायरानोज में, और सिमिलरली बीटा डी ग्लूकोपायरानोज कन्वर्ट होने लगता है अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज में। ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। तो 12 से 18 घंटे बाद में इन दोनों से ही मिलकर एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाएगा, और उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आपको अल्फ़ा फॉर्म भी मिलेगा और बीटा फॉर्म भी देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। अब ये बात हमें समझ में कैसे आई कि हम कैसे प्रूव करें कि म्यूटा रोटेशन होता है? तो इसको प्रूव करने का बहुत आसान तरीका है कि हम ऑप्टिकल रोटेशन देख लेंगे। देखो जब आप अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज की बात करते हो तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है +112.2 डिग्री। अब आप सोच रहे हैं कि सर ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है? तो ऑप्टिकल रोटेशन के लिए आप हमारे पिछले वीडियोस देखें, उसमें हमने ऑप्टिकल रोटेशन को बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, तो आपको वहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। तो एक अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज का जब मैं ऑप्टिकल रोटेशन देखता हूँ तो वो रहता है +112.2 डिग्री, यानी 112.2 डिग्री। सिमिलरली बीटा वाला जो फॉर्म है एनोमर का, उसका ऑप्टिकल रोटेशन रहता है +18.7 डिग्री। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज को जब मैं 12 से 18 घंटे रख दूँ और उसके बाद जब मैं उसका ऑप्टिकल रोटेशन चेक करता हूँ तो वो आता है +52.7 डिग्री। इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो 12 से 18 घंटे बाद स्टैंड पे रखने के बाद बना है, उसका ऑप्टिकल रोटेशन 52.7 डिग्री है। यानी ये जो मिक्सचर है ये कहीं ना कहीं अल्फ़ा फॉर्म और बीटा फॉर्म का मिक्सचर है, ठीक है। और बिकॉज अगर ये कन्वर्जन नहीं होता तो 12 से 18 घंटे बाद भी ऑप्टिकल रोटेशन 112.2 डिग्री ही रहता है, पर ऐसा नहीं होता। इसको हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। तो डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ द चेंज इन द स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन representing the interconversion of alpha and beta forms of D glucose to an equilibrium mixture। ठीक है, हुआ क्या है?
चेंज हुआ है स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन में, जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कि एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन गया है कुछ टाइम बाद में, जिसमें अल्फ़ा और बीटा फॉर्म दोनों प्रेजेंट है और दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि सर इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में एग्जैक्ट कितना परसेंटेज अल्फ़ा का है और कितना बीटा का है, क्या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 63% ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बीटा अनोमर की फॉर्म में रहते हैं, यानी कि ये वाला फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन अल्फ़ा। बीटा वाला ग्लूकोज फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन अल्फ़ा वाला फॉर्म, इसलिए 63% आपको बीटा अनोमर मिलेगा और 36% मिलेगा अल्फ़ा अनोमर। जबकि 1% सोल्यूशन, 1% को जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो आपको लीनियर फॉर्म, जो हमने फिशर प्रोजेक्शन वाले फॉर्म देखे उसमें भी आपको ग्लूकोज देखने को मिल जाएगा। तो ये जो सवाल आता है कि सर ग्लूकोज के इतने सारे फॉर्म्स हैं, कौन सा कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसका आंसर है ये। आई होप पॉइंट आपके लिए काफ़ी क्लियर है। अब मैं इसका आपको आंसर यहाँ पर बताऊँगा। एक बार क्वेश्चन वापस से देख लेते हैं कि एक क्लिनिकल लेबोरेटरी में एक टेक्नीशियन ने ग्लूकोज का एक फ्रेश सोल्यूशन बनाया। बाद में उसने ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम मेथड से जब इस ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रेंथ चेक की, तब ये स्ट्रेंथ उसको काफ़ी कम मिली। इसने कंपेयर किया इसको एक और सोल्यूशन के साथ जो 1 वीक पुराना था, 1 वीक ओल्ड ग्लूकोज सोल्यूशन के साथ इसका टेस्ट किया। तब इसको पता चला कि इस फ्रेश वाले का स्ट्रेंथ इज़ 1/10 ऑफ दी ओल्डर सोल्यूशन। जबकि ये फ्रेशली बनाया गया था, फिर भी इसका स्ट्रेंथ ओल्डर सोल्यूशन से 1/10 आया। फिर इसने अपने बॉस को ये प्रॉब्लम बताई, तो उसके बॉस ने उसे रात भर फ्रीज में रखने को कह दिया। और अब नेक्स्ट डे जब आके उसने इसका टेस्ट किया, तब इन दोनों का स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल निकला। तो ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न आपसे पूछा गया था। चलिए मैं आपको इस कंसेप्ट को यहाँ पर समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन की बात करते हैं। ग्लूकोज का एक सोल्यूशन अभी अभी बनाया गया। हमने जब पिछला वीडियो देखा, म्यूटा रोटेशन की बात की, तब हमने वहाँ पर स्टडी किया कि जब ग्लूकोज का एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन बनाया जाता है तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर इन अल्फा फॉर्म, दे आर इन अल्फा फॉर्म। अब यहाँ पर जो टेक्निक यूज़ की गई ग्लूकोज का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, उसमें एंजाइम जो है वो यूज़ किया गया ग्लूको ऑक्सीडेज। ठीक है, तो ये जो एंजाइम होता है ना, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम, ये बेसिकली एक्ट करता है बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज पे। यानी जब ये ग्लूकोज का स्ट्रेंथ चेक कर रहा है, तभी उसमें बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज पर ही प्रिफरेंशली ये एक्ट वहाँ पर करता है। लेकिन एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन में मोस्ट मॉलिक्यूल्स किस में है, अल्फ़ा फॉर्म के अंदर, इसलिए जो इसका स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा जो है रिजल्ट में नहीं आया। अब मैं एक 1 वीक ओल्ड सोल्यूशन की बात करता हूँ। तो हम सबको पता है कि जब भी हम किसी सोल्यूशन को 12 से 18 घंटे रख देते हैं तो उसके बाद में म्यूटा रोटेशन चालू हो जाता है। तो 12 से 18 घंटे रखने के बाद में म्यूटा रोटेशन चालू हो गया, तब एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाता है। देखो, म्यूटा रोटेशन क्या है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या है, ये सब अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा पिछला वीडियो जिसमें हमने अनोमर्स और म्यूटा रोटेशन की बात की वो आप देख सकते हो, वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और हमने क्या कहा कि जब भी एक ग्लूकोज का इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है उसमें 63% ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बीटा फॉर्म में रहते हैं, 36% अल्फा फॉर्म में और केवल 1% लीनियर फॉर्म में रहते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम किस पे एक्ट कर रहा है, बीटा फॉर्म पे, जो कि कब बनेगा, 12 से 18 घंटे बाद में अल्फ़ा फॉर्म बीटा में चेंज होता है। इसलिए ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन में स्ट्रेंथ बहुत कम दिखाता है। ये सोल्यूशन कैसा था, 1 वीक ओल्ड सोल्यूशन, यानी ये भी अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। और ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन भी 12 से 18 घंटे बाद इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे पहुंच गया। तो जब मैं इन दोनों सोल्यूशन का टेस्ट अब करूँगा 12 से 18 घंटे बाद में, तब ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम डिटेक्ट करेगा इस बीटा अनोमर वाले फॉर्म को, जो दोनों के अंदर क्या रहेगी, सेम, यानी कि 63%। इसलिए नेक्स्ट डे जो रिज़ल्ट आया ओवरनाइट रखने के बाद, वो दोनों का स्ट्रेंथ कैसा आया, सेम। जबकि फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन में वो जो स्ट्रेंथ ओल्डर सोल्यूशन से केवल 1/10 ही दिखा रहा था, बिकॉज ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम बीटा फॉर्म पे एक्ट करते हैं और फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन में केवल अल्फ़ा फॉर्म ही प्रेजेंट होता है।
बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। देखो क्वेश्चन कैसा भी हो बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर, अगर आपके कंसेप्ट जो थ्योरीज बिल्कुल क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कहीं पे भी नहीं अटकोगे। तो बस आप अपनी थ्योरी को ही जो है स्ट्रॉन्ग बनाते रहो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग।